हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए ही जो है सो जो द्वैध या द्विविध शासन प्रणाली की चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके थे। पिछले क्लास में हमने इसके गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम द्विविध शासन के दोष क्या थे। हालांकि कंपनी के लिए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा लेके आई थी, लेकिन भारतीय समाज के लिए और बंगाल के लोगों के लिए इसने मुसीबत खड़ा किया था और इसके कुछ दोष भी थे, जिसका प्रभाव जो है वो समाज पे पड़ा। भारतीयों ने जो है भारतीयों को इसकी हानि उठानी पड़ी। तो इसके क्या दोष थे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है इसमें वो शक्ति और उत्तराधिकार का पृथ्वीकरण हुआ था। द्विविध शासन का मूलभूत सिद्धांत था अधिकार और कर्तव्य का, अर्थात शक्ति और उत्तरदायित्व का पृथ्वीकरण। संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति, सेना तथा राजस्व का पूर्ण नियंत्रण जो है वो कंपनी करती थी और दूसरी ओर शासन का संपूर्ण दायित्व नवाब पर था। यही दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना थी। यही जो है उसके पीछे अंग्रेज़ों की चाल थी कि अधिकार अपने रखना, अधिकार कंपनी के हाथ में, कर्तव्य कुछ नहीं, और कर्तव्य नवाब के हाथ में, अधिकार उसके पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार कंपनी के हाथ में शक्ति थी तो उत्तरदायित्व न था, और नवाब पर दायित्व था तो उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। आर्थिक व्यवस्था की बागडोर भी कंपनी के हाथों में आ गई थी। अतः इस द्वैत शासन के कारण बंगाल में अराजकता, शोषण, उत्पीड़न और आर्थिक पतन के व्यापक दौर का आना जो है वो निश्चित रूप से आवश्यक था और प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज जो है अधिकार थे और वो कर्तव्य विहीन थी। वो कहती थी मेरा तो ये काम ही नहीं है। नवाब, जिसका ये कर्तव्य था कि बंगाल में जो है वो सभी पहलुओं पर ध्यान दे, उसकी सामाजिक, आर्थिक और सारी स्थितियों को संभाले, तो उसके पास शक्ति ही नहीं थी। दूसरा, जनता का आर्थिक शोषण। कंपनी ने जनता का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। दीवानी प्राप्ति के पश्चात क्लाइव ने राज्य को जो है सो भूस्वामी समझा कि ये राजस्व प्राप्ति करने का एक साधन है और राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है वो वार्षिक नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को देना तय किया गया। क्लाइव का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था और इस कारण जनता का शोषण होना ही था। शासन की सहायता से जमींदारों ने भी किसानों का जो है वो शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। राजस्व जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में वसूल किया जाता था और जो वसूलने का अधिकार जो है वो पुराने ज़मींदार नहीं लेते थे। इसलिए इस समय भारतीय समाज में जो है वो एक नई ज़मींदार वर्ग का जो है सो उद्भव हुआ और वो किसानों का जो है, कृषकों की भलाई और उसकी संपन्नता में तो रुचि नहीं लेते थे, लेकिन उसका शोषण जो है वो ज़ोर शोर से करते थे। राजस्व की मात्रा भी जो है वो प्रायः 3 गुना अधिक बढ़ गई थी और उसके साथ इजारेदार जो नीलामी लेते थे अपने लिए भी अधिक धन बचाते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य उसी एक वर्ष राजस्व वसूल करना होता था। और संचालक जो है वो लगान में प्रतिवर्ष वृद्धि करना चाहते थे, क्योंकि वे इंग्लैंड से धातु मुद्रा नहीं भेजना चाहते थे और भारत से अधिक आयात करके अधिकाधिक लाभ जो है वो कमाना चाहते थे। तो किसानों के लिए जो बड़ी मुसीबत की स्थिति बन गई थी। तीसरा है राजस्व की अत्यंत निर्दयता से वसूली। राजस्व की वसूली के लिए जो है वो अत्यंत ही निर्दयता से काम लिया जाता था। किसानों की जो स्थितियां होती थी, कभी बाढ़ या अकाल, उसको ध्यान में न रख करके जो राजस्व वसूलने वाले कर्मचारी होते थे, वो जो हिंदू कर्मचारी भी होते थे, वो भी अंग्रेज प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए भारतीय जो थे, जो रैयत थे, उस पर घोर अत्याचार करते थे और अधिक से अधिक राजस्व जो है वो वसूल लेना चाहते थे। कंपनी ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज निरीक्षक, बाद में जो कलेक्टर के नाम से जाना गया, नियुक्त किए, जिनका काम केवल भारतीय अफसरों के काम की देख रेख करना था। वो किसान की स्थिति पर अध्ययन करके उसकी जो दशा जो इस तरह की थी उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। चौथा है कृषि की दशा सोचनीय। स्वाभाविक सा है, जब किसान जो है वो मुसीबतों से घिर गया था तो कृषि की दशा बिगड़नी तय थी। कृषि की दशा बिगड़ चली थी। कृषक खेती छोड़ करके जो है वो भागने लगे थे, क्योंकि कृषि कर्म में जो है उन्हें कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा था, बल्कि जीवन भी उनका दांव पे लगा हुआ था। राजस्व सही समय पर नहीं देने पर जान का खतरा उनको मंडरा रहा था। उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो और अधिक से अधिक भू राजस्व देने के कारण जो है कृषक जो है वो कृषि कर्म से उदासीन रहने लगे थे। पांचवा जो है हम देखते हैं कि भारतीय उद्योग तथा व्यापार पतनोन्मुख
हो चला था। इस काल में बंगाल और देश का उद्योग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो पूरी तरह से चौपट हुई थी, व्यापार को हानि पहुंची थी। सच अगर पूछा जाए तो पलासी के पूर्व बंगाल जो है उद्योग में और कृषि में दोनों में आगे था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योग और व्यापार को हानि पहुंचानी प्रारंभ कर दी और अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक जो है वो आयात करने लगे। इसमें हम देखते हैं एक चीज़ कि 1765 ईस्वी तक भारतीय सूती और रेशमी वस्त्रों पर जो है 45% आयात कर लगाए गए और उससे पूर्व में भी 1720 ईस्वी के अधिनियम में ही सूती वस्त्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1746, 1759 और 65 ईस्वी में एक ऐसे अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए थे। 1782 ईस्वी में हम देखते हैं कि संचालकों के दबाव के फलस्वरूप छपे हुए कपड़ों का इंग्लैंड में आयात 4 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था। 1790 ईस्वी के बाद सूत और रुई का आयात बढ़ाया और निर्मित वस्त्रों का आयात कम कर दिया गया। इंग्लैंड के रेशमी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के रेशमी वस्त्र उद्योग को हतोत्साहित किया गया। संचालक समिति ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बंगाल में इस उद्योग के विकास पर रोक लगाई जाए और यदि आवश्यक हो तो एक सरकारी आज्ञा द्वारा रेशमी कपड़ों के उत्पादकों को दंडित तक किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जो है भारतीयों का जो व्यापार चल रहा था और जो भारतीय व्यापार में लगे हुए थे उनको नष्ट भ्रष्ट करके अंग्रेज अपने लाभ के लिए अपने हिसाब से उद्योग और व्यापार की रणनीति तय कर रहे थे और उससे भारत में जो है उद्योग व्यापार का जो है वो अव्यवस्था फैल रही थी और इससे आर्थिक क्षति पहुंच रही थी। इसके अलावा भी जो है सो अन्य इसके दोष थे, जिसमें कि समय समय पर जो दैवीय प्रकोप होते थे, बाढ़ आती थी, अकाल की स्थिति आती थी या कृषकों के साथ परेशानी होती थी या फिर जो व्यापारी थे या समाज के जो अन्य वर्ग थे उनके साथ जो स्थितियाँ विषम होती थी तो अंग्रेज़ उसके लिए कुछ भी नहीं करते थे, कोई सहायता नहीं करते थे और उनकी स्थिति जर्जर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपनी स्वार्थ और धन लोलुपता में जो है वो पूरी तरह से अभ्यस्त हो गए थे और उनका एकमात्र साधन भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण करके अपने आप को धनी बनाना था, धन इकट्ठा करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत सारे दोष थे और अंग्रेज़ों के लिए तो भले ही ये फ़ायदेमंद रहा लेकिन भारतीयों के लिए, बंगाल के नागरिकों के लिए इसमें दोष ही दोष थे और उन्हें इससे काफ़ी क्षति हुई थी। आज के लिए इतना ही, आगे हम इस पर अन्य अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।